बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हमने आपके सामने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मुतालिक पैराग्राफ डिस्कस किए थे और उन पैराग्राफ्स के अंदर आप जानते हैं रिसर्च कॉस्ट इज चार्ज टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्योंकि कोई इंटेंजिबल एसेट डेमोन्स्ट्रेट नहीं हो पाता रिसर्च फेज के अंदर। उसके बाद डेवलपमेंट कॉस्ट के लिए 6 क्राइटेरिया पूरे होने ज़रूरी हैं। डेवलपमेंट कॉस्ट के 6 क्राइटेरिया पूरे होंगे तब डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज होगी बतौर इंटेंजिबल एसेट। उससे पहले तक अगर कोई डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर हुई है वो चार्ज होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है जनाब। तो अब मैंने आपको कहा था, अगर आपको याद हो कि लास्ट क्लास के अंदर आपको कहा था कि आप पैराग्राफ स्टडी कीजिएगा, ये वाले रीड कीजिएगा, ये वाले पैराग्राफ जो डेवलपमेंट कॉस्ट के क्राइटेरिया के बाद आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही है। तो उसके लिए मैंने आपको कहा था भाई कुछ ये पॉइंट्स आप देख लें जरा इस तरीके से। 58 पैराग्राफ क्या है? In development phase of an internal project, an entity can, in some instances, identify an intangible asset and demonstrate that asset will generate probable future economic benefit. This is because development phase of a project is further advanced than the research phase. Research phase में सिर्फ क्या है, आप रिसर्च प्योरली रिसर्च कर रहे होते हैं जिसमें कोई जो आपका आइडिया है उसको फिजिकल शेप में डेवलप करने का कॉन्सेप्ट नहीं होता, सिर्फ आइडिया पे काम हो रहा होता है, उसकी फिजिबिलिटी देखी जा रही होती है। लेकिन डेवलपमेंट फेज के अंदर अगर आप बात करें तो बाकायदा उस चीज़ पे काम किया जा रहा है कि डेवलप वो चीज़, जिस चीज़ को आप बनाना चाह रहे हो, जो आइडिया आपके दिमाग में, उस चीज़ को आप बाकायदा एक फिजिकल शेप देना शुरू कर देते हो। इसकी आपको मैं मिसाल देता हूँ। देखें, आप ये बताइए कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल होती हैं, बताइए। पेस्टिसाइड इस्तेमाल होते हैं, पेस्टिसाइड्स, बोलिए, बताइए, जवाब दीजिए। क्या होती है पेस्टिसाइड्स? पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, किसी को पता है आप में से? क्या होते हैं, क्या होते हैं पेस्टिसाइड्स? बोलिए बेटा। बिल्कुल, जो क्या कहते हैं, फसलों के अंदर ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनको, मतलब जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, फसल खा जाते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, उनको मारने के लिए उन पे दवाओं का छिड़काव किया जाता है। यहाँ तक कि आजकल तो ये हो गया है कि यार बीज को भी जहर लगा के उगाया जाता है। इसको जहर ही बोलेंगे ना, पेस्टिसाइड्स क्या है, जहर है। अब वो जहर लगाते हैं किसको, फसलों को, जहर का ही छिड़काव करते हैं फसलों के ऊपर, है ना? ऐसा है कि नहीं बता? यानी यहाँ तक कि आज ये हाल हो गया, मतलब ये प्रोसीजर हो गया एग्रीकल्चर का कि पहले जहर को, क्या कहते हैं, पहले बीज को उस जहर में, पानी, जहर वाले पानी में डिबो के रखेंगे, उसके बाद उसको उगाएंगे। तो जरा सोचने वाली बात है कि हम तक जो आउटपुट पहुंच रहा है वो क्या है? वो जहरीली चीजें हम तक पहुंच रही है ना बेटा। तो पेस्टिसाइड्स हम तक पहुंच रही है ना बेटा, या नहीं पहुंच रही, बताइए। वो जहर आलू चीजें हम तक पहुंचेंगे बेचारे। अभी रिसेंटली मैंने एक स्टडी पढ़ी इस हवाले से। ये पंजाब में एक, क्या कहते हैं, एक बिजनेसमैन है, एग्रीकल्चरिस्ट है। वैसे तो वो पढ़े लिखे हैं, एमबीए भी किया हुआ उन्होंने, लेकिन उनका शौक एग्रीकल्चर है। वो उन्होंने क्या किया, एक, क्या कहते हैं, ऐसा एक बेल होती है, जैसे तरबूज की बेल होती है, इस तरह एक और, क्या कहते हैं, उस तरह का निकलता है फ्रूट जिस सेब के साइज का होता है, उसकी बेल लगाई उन्होंने, और उसमें से वो, क्या कहते हैं, वो तरबूज नुमा या सेब नुमा जो है वो फल निकालते हैं। वो इंतहाई जो है उसका जो,
क्या कहते हैं जायका होता है वो तुर्श होता है। तुर्श मतलब कड़वा जायका होता है, ठीक है ना, मतलब वो इंसान के खाने के काबिल नहीं होता। अब उन्होंने एक नया प्रोसीजर निकाला है कि वो उसको क्या कहते हैं, उस फल के जो रस को उसको पानी में मिलाकर स्प्रे करते हैं, तो उनकी जो कपास की फसल है ना वो सेव हो गई है किससे, कीड़े मकोड़ों से, और उनकी प्रोडक्शन को नुकसान नहीं पहुंचा, और वो पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं कर रहे। कैसी हैरत अंगेज बात है। अब एक तजर्बा एक बंदे ने किया ना, ये तजर्बा किया ना, मैं तुम्हें पोस्ट शेयर कर दूंगा बेटा इंशाल्लाह। हमजा याद दिलाना, तुम्हारे मतलब की बात है, मैं समझ रहा हूँ इसलिए तुम बोल रहे हो। मैं आपको पोस्ट शेयर कर दूंगा, ठीक है, फल का नाम भी बता दूंगा उसमें। ऐसे ये मतलब की बात है ना, इसलिए बोल रहे हो ना। हाँ आपकी फसल लगी हुई है, लेकिन ये आपके लिए एक रिसर्च एलिमेंट हो जाएगा ना, मतलब कि आप पेस्टिसाइड से हटकर क्या कर रहे हो, किसी और चीज पर आ रहे हो। तो अब देखना है कि यार ये उन साहब ने तो, सुन ना मेरी बात कर, मैं क्या बोल रहा हूँ। वो जो साहब हैं उन्होंने तो तजुर्बा कर लिया किस पर, अपनी कपास की फसल के ऊपर। उनके दोस्तों को भी मशवरा दिया, उनके दोस्तों ने भी अमल कर लिया, उनके भाई ने भी अमल कर लिया, 4-5 बंदे इस पे अमल कर रहे हैं, और उनकी फसल जो है वो कीड़ों मकोड़ों से महफूज है बगैर किसी पेस्टिसाइड्स के। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिकल प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मतलब कुदरत से ही लेकर क्या कर रहे हैं, एक लिक्विड, और वो क्या कर रहे हैं, उसका छिड़काव कर रहे हैं फसल के ऊपर। कुछ समझ पा रहे हैं बात को नहीं? तो अब क्या सवाल है भाई, कि अब सवाल क्या उठा यार, अब सवाल ये उठा ना कि क्या ये जो लिक्विड है जो एक फल से निकल रहा है, क्या ये पेस्टिसाइड्स का रिप्लेसमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। ऑल्टरनेटिव प्रोसेस हो गया, ऑल्टरनेटिव मटेरियल हो गया, क्या कहते हो, जिससे इंसानों को नुकसान ना पहुंचे। क्या कहते हैं बताइए। तो कोई शख्स भी इसको अगर तजर्बाती तौर पर इस्तेमाल करेगा, तो वो मतलब अपने फसल के एक छोटे एरिया पे करेगा या लार्ज स्केल पे कर देगा, पूरी फसल पे अप्लाई कर देगा। इनिशियल स्टेज पर जब आप किसी चीज को टेस्ट कर रहे होते हैं, तब उसको छोटे एरिया पे टेस्ट करके देखते हैं, स्मॉल स्केल पे टेस्ट करते हैं कि ये चीज कितनी कामयाब रहती है हमारे लिए। इसका मतलब ये आइडिया, ये फॉर्मूला अभी जो है वो रिसर्च और डेवलपमेंट फेज से गुजर रहा है ना, इसका मतलब यही हुआ ना, ठीक है ना। तो इस तरह मतलब अब मैं आपको मतलब मुख्तलिफ तरीके से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप यानी रिसर्च और डेवलपमेंट जो है ना, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो इस रिसर्च और डेवलपमेंट से गुजर तक हम तक पहुंची है ना यार। एक गाड़ी जिसमें आप बैठते हैं उसमें आप, अब किसी भी ये बड़े बड़े वजीर आजम, इनकी गाड़ियां कहीं से भी गुजर जाएं, किसी भी रोड से गुजर जाएं, इनको तो पता नहीं लगेगा गाड़ी रोड कैसा है, शॉक प्रूफ गाड़ियां हैं। तो यार शॉक प्रूफ गाड़ियां डेवलप की गई है ना, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई गई है ना यार, क्या कहेंगे आप। ये सब कुछ बनाया गया है ना। कल तक ग्लासेस थे, आज लेंसेज भी हैं। तो फर्स्ट टाइम कैसे कोई शख्स एग्री हुआ होगा लेंस अपनी आंख में लगाने के लिए, सोचने वाली बात। क्या कहेंगे आप, फर्स्ट टाइम कोई शख्स कैसे एग्री हुआ होगा लेंस अपनी आंख में लगाने के लिए। ऐसा है। अच्छा, और बात चीजें ऐसी होती हैं जो हादसाती तौर पे बन जाती हैं। कुछ चीजें आपकी नॉलेज में हादसाती तौर पे आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, गुजर रहे होते हैं, और हादसाती तौर पे कुछ चीज बन जाती है, आपके सामने आ जाती है। ऐसा भी होता है। बहरहाल तो ये आपके सामने हैं तमाम बातें, और इनको मद्देनजर रखते हुए आप देखें
लिखा हुआ क्या आता है? डेवलपमेंट एक्टिविटीज की एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल्स ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग of pre-production or pre-use prototypes or models. प्रोटोटाइप मतलब नमूना, मतलब वो पहला नमूना जो आईफोन का होगा, जिसको देखकर बाकी आईफोन की कॉपीज बनाई जाएंगी, उसको हम प्रोटोटाइप बोलेंगे। अगर आपने अपनी जिंदगी में कोई प्रोटोटाइप देखा होगा तो वो मैं आपको बता दूं कौन सा देखा होगा। अगर आप किसी बिल्डर के ऑफिस में जाओ तो वहां पर एक शीशे के क्या कहते हैं बॉक्स के अंदर एक बिल्डिंग बनी हुई होती है, जैसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होनी होती है, ऐसा है कि नहीं? जो बिल्डिंग जिस शेप में कंस्ट्रक्ट होनी होती है वैसी एक बिल्डर के ऑफिस के अंदर शीशे के बॉक्स के अंदर एक बिल्डिंग बनी हुई होती है, देखा होगा आप लोगों ने। वो बिल्डिंग क्या है? वो ऐसी बिल्डिंग क्यों बनाई गई है, मतलब वो क्या शो कर रही है? वो नमूना है ना, आइडिया, मतलब वो प्रोटोटाइप है, उसको प्रोटोटाइप बोलते हैं कि ये चीज जो बनेगी ना वो इस जैसी होगी। क्या कहते हैं आप लोग? ठीक है ना? तो मतलब अगर आप कोई फोन डेवलप कर रहे हैं, अगर आप कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, आप कोई नई किस्म का प्रोजेक्टर डेवलप कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप एक ऐसा प्रोजेक्टर डेवलप कर रहे हैं जिसके लिए आपको किसी दीवार के मतलब किसी स्पेस की जरूरत नहीं है। स्पेस से समझने के प्रोजेक्टर का जो है वो रोशनी किसी जगह पे रुकता है ना, दीवार पर रुकता है, किसी ऑब्जेक्ट पर रुकता है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। आपका प्रोजेक्टर जो है वो मतलब हवा में कहीं भी किसी भी जगह अपनी पिक्चर डेवलप करके दिखा सकता है। ऐसी टेक्नोलॉजीज भी तो है ना कि नहीं है, बताइए। और ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो चुकी हैं बेटा कि हवा में 3D 4D या 5D पिक्चर बन जाए। सुना है आपने इन चीजों के बारे में? तो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स बनाने पे काम चल रहा है आपका। होलोग्राम कहते हैं इसको, होलोग्राम सुना होगा, होलोग्राम टेक्नोलॉजी। होलोग्राम के अंदर क्या है, बंदा आपके सामने खड़ा हुआ है ऐसे ही जैसा आपको लगता है। ठीक है ना? तो बताने का मतलब यहाँ पर ये है कि इन सब चीजों पे काम हो रहा था। मतलब जाहिर सी बात है, इन सब चीजों को पब्लिक करने से पहले, मार्केट करने से पहले इन सब पे क्या हुई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई, और इन जैसे मॉडल्स बनाए गए हैं, उनको तजर्बाती तौर पर बनाकर देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, उनकी परफॉर्मेंस जज की गई है, सो ऑन मल्टीपल बातें। फिर जाके उनको उन जैसी इन्वेंटिव बना बना के मार्केट में प्रोड्यूस की गई। ठीक है। अच्छा, डिजाइन ऑफ टूल्स, जिग्स, माउल्ड, डाइज इन्वॉल्विंग न्यू टेक्नोलॉजी। अब आप जब एक आईफोन बनाएंगे तो उस आईफोन जैसे आप बहुत सारे फोन बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, उस जैसा डिजाइन बनाने के लिए टूल्स और जिग्स और माउल्ड बना लेंगे। माउल्ड मतलब सांचा। आप कभी केक बनाते हैं तो केक एक सांचे में आता है ना, सांचा। तो केक उसी सांचे के डिजाइन का जाता है। तो हर चीज जो प्लास्टिक की हो या क्या कहते हैं स्टील की हो, उसको एक पार्टिकुलर शेप में लाने के लिए उस माउल्ड और डाई में डालना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, ना सिर्फ आपको फोन डिजाइन करना है, बल्कि उसका जो कवर होगा फोन का, चाहे वो प्लास्टिक का हो चाहे वो स्टील का हो, उस कवर को डिजाइन करने के लिए जो सांचा होगा वो भी तो डिजाइन करना पड़ेगा ना आपको। वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो जनाब, द डिजाइन, टूल्स, जिग्स, माउल्ड, डाइज इन्वॉल्विंग इन टेक्नोलॉजी, द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ पायलट प्लांट। पायलट प्लांट का मतलब क्या है? फिर आप उस चीज को तजर्बाती तौर पर स्मॉल स्केल पे प्रोड्यूस करके देखोगे। पायलट प्लांट, पायलट एग्जाम का मतलब क्या? मॉक एग्जाम, एग्जाम से पहले एग्जाम। पायलट प्लांट, छोटे पैमाने पे एक प्लांट लगा लिया आपने तजर्बाती तौर पर कि इस चीज की इसकी मजीद कॉपीज बना के देखना है, लेकिन वो जो कॉपीज होंगी वो बहुत हाई कॉस्ट पे बनेंगी, तो वो भी डेवलपमेंट कॉस्ट का पार्ट बनेंगी। दैट इज नॉट ऑफ अ स्केल इकोनॉमिकली फिजिबल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। ये इतनी महंगी बनेगी कि आप इनको बेचकर इनकी कॉस्ट रिकवर नहीं कर सकते। ये तजर्बाती तौर पर आप स्मॉल स्केल पे क्या कर रहे हैं, पायलट प्लान लगा के इसको प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। ठीक है जी।
और अगर आप रिसर्च या डेवलपमेंट किसी प्रोडक्ट के लिए नहीं कर रहे बल्कि आप क्या कर रहे हैं, किसी ऑल्टरनेटिव रॉ मटेरियल के लिए कर रहे हैं, किसी ऑल्टरनेटिव डिवाइस के लिए कर रहे हैं, प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं या प्रोसेस के लिए कर रहे हैं, सिस्टम मतलब उस प्रोडक्ट का ऑल्टरनेटिव। अब उसके बाद क्या होगा, आईफोन एक दफा तो आ गया, लेकिन आईफोन के आने के बाद आईफोन का अगला वर्जन भी तो आएगा ना, जो इम्प्रूव होगा उसके मुकाबले में। आईफोन 8 के बाद आईफोन एक्स भी आ गया, आईफोन X1 भी आ गया, सो ऑन। तो मतलब आपको डेवलपमेंट जारी रखनी है फर्दर। डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ चूज एन ऑल्टरनेटिव फॉर न्यू और इम्प्रूव मटेरियल्स, डिवाइसेस, प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस, सिस्टम्स और सर्विसेज। चाहे आप कोई आप नया ऑल्टरनेटिव क्या कर रहे हो, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हो, नई कोई डिवाइस बना रहे हो, कोई नया प्रोडक्ट, इम्प्रूव प्रोडक्ट ला रहे हो मार्केट में, कोई नया प्रोसेस मुतारिफ करवाने जा रहे हो, ठीक है जी, वो तमाम बातें इसमें फॉल करते हैं। तो ये सब चीजें इसमें एग्जिस्ट करती हैं और ये सब डेवलपमेंट स्टेज का क्या है, पार्ट है। तो ये आपके सामने एक चीज आपके, ये सारी चीजें क्या डेवलपमेंट एक्टिविटीज है। देखिए मैंने फिर आपको समझाना है वो बात क्या है कि यार देखो, डेवलपमेंट क्राइटेरिया और बात है, डेवलपमेंट एक्टिविटी और बात है। डेवलपमेंट कॉस्ट इन तमाम चीजों पे खर्च हुई होगी, इन तमाम एक्टिविटीज पे खर्च होने वाली कॉस्ट डेवलपमेंट कॉस्ट है, जो कि कैपिटलाइज होगी कब, जब ऊपर वाले 6 क्राइटेरिया पूरे हो जाएंगे। वो क्राइटेरिया हैं, वो एक्टिविटीज नहीं है। क्लियर बात है बेटा, अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लें इन तमाम बातों को। अच्छा, उसके बाद to demonstrate how intangible asset will generate probable economic benefit, an entity assesses the future economic benefit to be received from the asset using the principle of IAS 36 impairment of asset। यानी कि अगर एक वाकई इंटेंजिबल एसेट एग्जिस्ट करेगा तो फिर उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, कैसे, रिकवरेबल अमाउंट की शक्ल में। तो जो एक्सपेंडिचर आप इनकर कर चुके हो, अगर आप इस प्रोजेक्ट को किसी और को बेच दो, तो क्या इसको बेच कर क्या आप अपनी डेवलपमेंट कॉस्ट पे लगाया हुआ पैसा रिकवर कर सकते हो? अगर रिकवर कर सकते हो तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपके लगाए हुए एक्सपेंडिचर की रिकवरी है, उसका इकोनॉमिक बेनिफिट एग्जिस्ट करता है। और जैसे ही वो रिकवरी कैरिंग अमाउंट से नीचे आएगी, आप एसेट को इम्पेयर कर दोगे। हमने वो बेसिक एग्जांपल में किया कि नहीं किया, बताइए आप सब लोग, रिस्पॉन्स दीजिए। if the asset will generate economic benefit only in combination with other assets। अब ये है कॉन्सेप्ट किसका, ये इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं CGU, कैश जनरेटिंग यूनिट, ठीक है ना, जो कि अभी आपके FAR 1 के कोर्स में नहीं है। तो IAS 36 वहां पे कवर हुआ है, CGU पहले FAR इसमें था, IAS 36 जब FAR 2 में था तब CGU यहाँ पे मौजूद था, लेकिन अब CGU वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। CGU का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ एसेट दैट जनरेट कैश इनफ्लोज that are largely independent of the cash inflows generated by other asset or other group of assets। यानी एक ग्रुपिंग होती है कि अगर हम किसी एक एसेट का इंडिविजुअली रिकवरेबल अमाउंट मालूम नहीं कर सकते क्योंकि उसका इनफ्लो बहुत सारे और एसेट पर डिपेंड करता है, तो फिर हम इम्पेयरमेंट पर्पस के लिए उनके रिकवरेबल अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए उनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं, मतलब उनके कैरिंग अमाउंट का सम कर लेते हैं, और उन सबके कैरिंग अमाउंट का सम करके उनका इकट्ठा रिकवरेबल अमाउंट निकालकर उनके कैरिंग अमाउंट से मैच करते हैं और इनकी इम्पेयरमेंट को वर्कआउट करते हैं, ठीक है। लेकिन फिल वक्त तो ये कोर्स में नहीं है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो अभी अगर एग्जामिनर आपसे इम्पेयरमेंट टेस्ट करता है तो वो क्या करेगा, वो इंडिविजुअल एसेट की इम्पेयरमेंट टेस्ट करेगा। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ क्या आ रहा है भाई, आगे आपके सामने है, वो क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज टू कंप्लीट use and obtain benefit from an intangible asset can be demonstrated, for example a business plan। आपके पास business plan है showing what the technical, financial and other resources needed and the entity's ability to secure those resources। दुनिया भर में ऐसा होता है, बिजनेस लॉन्च करने से पहले बिजनेस प्लान लाया जाता है, और बिजनेस प्लान ही असल में आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है। उसमें आप क्या कुछ बता रहे होते हैं, उसमें आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप क्या बिजनेस कर रहे हैं,
आपके कॉम्पिटिटर मार्केट में कौन कौन है, कितने पुराने हैं, कितने नए हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं, सो ऑन, सारी बातें कवर हो रही हैं। आइंदा आने वाले 5 साल में आप कितना कैश फ्लो जनरेट कर लेंगे, आपकी 5 साल में ग्रोथ कितनी हो जाएगी, मतलब हर तमाम बातें उस बिजनेस प्लान का हिस्सा होती है। तो बिजनेस प्लान सारे राज खोल देता है। बाज बाज कंट्रीज में तो बिजनेस प्लान गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ता है ताकि गवर्नमेंट से एक पार्टिकुलर बिजनेस को चलाने का लाइसेंस लिया जाए। कुछ समझे बात या नहीं? तो बिजनेस प्लान पे जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो रिसर्च का ही पार्ट बनेगा और चार्ज होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिजनेस प्लान इज नॉट डेवलपमेंट। बिजनेस प्लान बनने से फायदा क्या होगा? बिजनेस प्लान बनने से फायदा ये होगा कि आपके डेवलपमेंट के बहुत सारे क्राइटेरिया क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। ठीक है, बिजनेस प्लान से आपको फिजिबिलिटी मिल जाएगी, पता लग जाएगा आप बैंक, आपको बैंक लोन दे रहा है कि नहीं दे रहा, पता लग जाएगा आप शेयर इशू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, फाइनेंशियल रिसोर्स का पता लग जाएगा, प्रोडक्ट की मार्केट का पता लग जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट पता लग जाएगा, आपकी एबिलिटी कि आप मार्केट कैप्चर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये पता लग जाएगा। मतलब ये सब चीजें बिजनेस प्लान बता देगा आपको। इसको आप मार्केट सर्वे बोले, बिजनेस प्लान बोले, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बोले, कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है? जाहिर सी बात है बेटा। नासा का बजट तो बिल्कुल बहुत ज्यादा होगा। उसके बाद जनाब एन एंटिटीज, अच्छा अब लिखा ये लास्ट पॉइंट वही पॉइंट है। इन सम केसेस एन एंटिटी demonstrates availability of external finance loan obtaining a lender's indication of its willingness to fund the plan। मतलब वही फाइनेंशियल रिसोर्स अवेलेबल माने जाएंगे जब आपका बैंकर आपको लोन देने के लिए क्या हो, तैयार हो। अगर बैंक से लोन सैंक्शन हो सकता है, बैंक से बड़े पैमाने पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल सकती है, तो ये तमाम बातें आपके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी का क्या होंगी, सबूत होंगी। ये चीज ध्यान में रखिएगा आप सब लोग। यस और नो बोलिए बेटा। अब उसके बाद एन एंटिटीज कॉस्टिंग सिस्टम कैन ऑफ्टन मेजर reliability of the cost an entity's costing system can often measure reliably the cost of generating an intangible asset such as salary and other expenditure incurred securing copyrights or licenses or developing the computer software। ठीक है जी, मतलब बात बड़ी सिंपल सी है और बात ये है कि बुनियादी नुक्ता इसमें यह आता है कि आप जो इस प्रोजेक्ट पे कॉस्ट इनकर हो रही है ना, उसको आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सके। मतलब वो किसी और कॉस्ट से मिक्स नहीं होनी चाहिए। मतलब जो लोग इस प्रोजेक्ट पे एम्प्लॉय लगे हुए हैं उनकी सैलरीज फिर रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट का पार्ट बनेंगी। जो प्लांट मशीनरी लैब इक्विपमेंट इस काम में इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी डेप्रिसिएशन वगैरह जो होगी वो क्या कहते हैं जनाब, इस डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट का पार्ट बनेगी। अगर डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज हो तो सब कुछ कैपिटलाइज हो जाएगा। अगर आपने ड्यूरिंग द क्या कहते हैं डेवलपमेंट फेज पैटेंट ले लिया है तो पैटेंट की लाइफ अगर जो है वो ईयर्स में है तो वो लाइफ तो एक्सपायर होना शुरू हो जाएगी। तो आप क्या करें, पैटेंट की जो भी अमोटाइजेशन है उसको भी डेवलपमेंट कॉस्ट का पार्ट बना दे अमोटाइज करके, वो तो अमोटाइज हो जाएगा। कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात को या नहीं? रिस्पॉन्स दें आप सब लोग बेटा। तो ये सारी बातें आपके सामने मौजूद है यहाँ पर और इनको आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है मौजूद एक एक बात की। अब यहाँ पे क्या है, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स must have publishing titles customer list and other items similar in substance shall not be recognized as intangible asset। मतलब ब्रांड नेम वही ब्रांडिंग प्रमोशन
ब्रांड नाम देना, किसी प्रोडक्ट को नाम देना ब्रांड है, उस ब्रांड को प्रमोट करना, इस पे जो खर्चा हो रहा है ये चार्ज होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ये डेवलपमेंट कॉस्ट का पार्ट नहीं है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। किसी न्यूज़पेपर का टाइटल हो गया, मास्ट हेड हो गया, जंग न्यूज, द न्यूज, डॉन, जो आपके बिजनेस के टाइटल्स हैं जिनके जरिए आपके बिजनेस की प्रोडक्ट्स बेची जाती हैं, मतलब बिकती हैं, तो वो सारे टाइटल्स उनको प्रमोट करना, उनको जिन लोगों ने सोचा, जिन लोगों ने नाम दिया, उनको पेमेंट्स करना नाम सोचने पर या नाम देने पर, तो ये सारे एक्सपेंडिचर चार्ज होंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है। ये प्रोडक्ट की डेवलपमेंट नहीं है, ये प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए क्या है, एक तरह से नाम देना है, ठीक है जी। और ये पैराग्राफ मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, क्यों, क्योंकि ये जो एक्सपेंडिचर है इसको आप बिजनेस से अलग नहीं कर सकते, मतलब ये बिजनेस को डेवलप कर रहा है एज अ होल, तो जो भी एक्सपेंडिचर इनकर होगा ब्रांड्स को जनरेट करने में, ब्रांड नेम बनाने में, मास्ट हेड्स बनाने में, पब्लिशिंग टाइटल और कस्टमर लिस्ट जमा करने में, an item similar in substance cannot be distinguished from cost of developing the business as a whole। तो वो आपके बिजनेस को ही प्रमोट कर रहा है ओवरऑल। तो असल में ये तमाम एक्सपेंडिचर जो है वो आपकी इंटरनली जनरेटेड गुडविल का ही पार्ट है एक तरीके से, और उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। क्लियर बेटा बात? यस और नो? रिस्पॉन्स चाहिए आप सबको। अब क्या पॉइंट आ गया बेटा? कॉस्ट ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट। The cost of internally generated intangible asset comprises all directly attributable costs to create, produce, prepare the asset to be capable of being operating in the manner intended by the management. Examples of directly attributable cost are, अब क्या हुआ भाई, सोचिए जरा क्या कुछ आएगा इसके अंदर। Cost of materials and services use or consume in generating the intangible asset। एक मोबाइल फोन बनाने में, उसका डिजाइन बनाने में प्लास्टिक भी आया होगा, स्टील भी आया होगा, ग्लासेस भी आए होंगे, मतलब मल्टीपल किस्म के मटेरियल्स आए होंगे ऐसे। वो सारे मटेरियल्स जो हैं जो कंज्यूम हुए हैं, तो अगर वो कंज्यूम होके डेवलप हो गए हैं तो फिर वो डेवलपमेंट कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। अगर वो आप मुख्तलिफ मटेरियल के दरमियान आप चूज कर रहे हैं कि कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करें और कौन सा ना करें, तो फिर आप रिसर्च ही कर रहे हैं अभी भी, तो फिर वो रिसर्च फेज का पार्ट है और वो चार्ज करते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ठीक है जी। तो मटेरियल्स कंज्यूम, अच्छा पहली बात ध्यान में रखिएगा, मटेरियल्स खरीद लिए कंज्यूम नहीं किए, तो फिर तो मटेरियल जो खरीदे हैं कंज्यूम नहीं किए, वो इन्वेंट्री हुए कि नहीं हुए। कोई भी चीज जो कंज्यूमेबल हो, अगर उसको हम कंज्यूम ना करें और वो अनयूज्ड हो, फिर तो वो इन्वेंट्री कहलाती है। क्या कहेंगे बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए। तो अगर कहीं क्वेश्चन ये बोले भाई मटेरियल परचेज किया है कंज्यूम नहीं किया, तो फिर वो अनयूज्ड हुआ। यूज कब कहलाया, कंज्यूम कब कहलाया, जब आपने उसको उस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लिया। क्या कहेंगे इस बात का बेटा? ठीक है, बी पॉइंट वही है जो आप I-16 में पढ़ चुके हैं, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द जनरेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। मतलब अगर किसी इंटेंजिबल एसेट के जनरेट होने से किसी एम्प्लॉय को रिटायर होना पड़ा, तो उसके रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी क्या होंगे, उस इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। फीस टू रजिस्टर अ लीगल राइट, आप अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, कॉपीराइट करवाते हैं, पेटेंट करवाते हैं, तो जो भी आपने डेवलप किया उसको कॉपीराइट या पेटेंट करवाया है आपने, रजिस्टर करवाया, उसकी कॉस्ट जो होगी वो क्या होगी, कैपिटलाइज हो जाएगी। अच्छा, लेकिन सी डी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आ चुका है बहुत से, जैसे अभी आपने कल जो क्वेश्चन किया चाइल्ड केयर के नाम से, उसमें हमने पेटेंट को कैपिटलाइज कर दिया एज इट इज, क्योंकि उसमें पेटेंट की कोई लाइफ नहीं थी। फर्ज करना भी डेवलपमेंट होना बाकी है, पेटेंट हमने जल्दी करवा लिया है, और पेटेंट की लाइफ उस पॉइंट से शुरू है जिस पॉइंट से पेटेंट करवाया है, तो पेटेंट जो है वक्त गुजरने पर अमोटाइज हो रहा है। तो फिर अगर पेटेंट वक्त गुजरने पर क्या हो रहा है, अमोटाइज हो रहा है, तो क्या कहता है, अमोटाइजेशन ऑफ पेटेंट्स एंड लाइसेंसेस दैट आर यूज्ड टू जनरेट द इंटेंजिबल एसेट। तो फिर पेटेंट की अमोटाइजेशन या लाइसेंस की जो अमोटाइजेशन हो, उसको फिर आप डेवलपमेंट कॉस्ट का पार्ट बनाए।
और अगर डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज हो रही है तो कैपिटलाइज जाएगा वो अमाउंट उसकी कॉस्ट का पार्ट बनकर। आप सबने मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी थी बेटा, आप सबने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ा था, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट समझाया था मैंने आपको। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, बेटा जवाब दो। तो प्लांट एंड मशीनरी की जो डेप्रीसिएशन होती है, जो इन्वेंट्री प्रोड्यूस करने में काम आता है, उसको हम क्या करते थे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ऐड करते थे। यानी मतलब वो प्लांट एंड मशीनरी जो इन्वेंट्री प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी डेप्रीसिएशन, उनकी कंजम्पशन जो है इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट बन रही है। फिर ये और बात है, जब इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल बन रही है तो उसके बाद वो एक्सपेंस बन रहा है, लेकिन जब तक इन्वेंट्री बिक नहीं रही तब तक तो वो इन्वेंट्री की कॉस्ट का ही पार्ट है ना। इस तरीके से वो पेटेंट और लाइसेंसेस जो आपने एक्वायर कर लिए हैं डेवलपमेंट के दौरान, और अभी डेवलपमेंट फेज चल रहा है, लेकिन पेटेंट और लाइसेंसेस वक्त गुजरने पर क्या हो रहे हैं, अमोटाइज हो रहे हैं, तो उनकी अमोटाइजेशन आप डेवलपमेंट कॉस्ट का पार्ट बना दे। अगर डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज हो रही है तो कैपिटलाइज कर दें, एक्सपेंस हो रही है तो एक्सपेंस चार्ज कर दें। कुछ बात समझ में आ रही है क्या बोला मैंने? उसके बाद IS 23 specify the criteria for recognition of interest as an element of cost of the internally generated intangible। मतलब अब ये डेवलपमेंट कॉस्ट अगर क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन को मीट करती है, यानी इस इंटेंजिबल एसेट को डेवलप करने में अगर सब्सटेंशियल पीरियड लगता है, तो डेवलपमेंट कॉस्ट भी क्या है, क्वालिफाइंग एसेट है। तो अगर इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए कहीं से लोन वगैरह लिए गए हैं, उस पर बोरिंग कॉस्ट इनकर की गई है, तो फिर वो बोरिंग कॉस्ट भी इस डेवलपमेंट कॉस्ट का क्या बनेगी बेटा, पार्ट बनेगी। लेकिन उसके लिए शर्त यह कि डेवलपमेंट कॉस्ट का क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन में फॉल करना क्या है, जरूरी है। और वो कब करेगा, जब उस एसेट को कंप्लीट करने में या उसको अवेलेबल फॉर यूज और सेल करने में सब्सटेंशियल पीरियड लग जाए। ये सारी बातें आपने पीछे पढ़ी हैं, आप सबका रिस्पॉन्स चाहिए होगा मुझे। Following are the not component of cost for an internally generated intangible asset: selling, administrative and other general overheads, expenditure, unless this expenditure can be directly attributed to preparing the asset for use। ठीक है जी। यानी वो फिक्स कॉस्ट जिसका डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, आमतौर पर जो आपकी सेलिंग एक्टिविटी है, एडमिन एक्टिविटी है, वो अलग होती है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग होता है। हाँ, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो लोग हैं, अगर वो फिक्स अमाउंट लेते हैं, मतलब जो उनका अमाउंट अगर फिक्स है, उनकी सैलरी फिक्स है, तो फिर वो अगर उनका ताल्लुक उस प्रोजेक्ट से ही है और किसी और चीज से नहीं है, तो फिर आप उनकी फिक्स कॉस्ट को डेवलपमेंट कॉस्ट का पार्ट बना सकते हैं। आइडेंटिफाइड इनएफिशिएंसीज, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। आप जानते हैं अभी प्रोडक्ट डेवलप होगा, फिर इसको मार्केट करेंगे, तो इनिशियली जो है इस प्रोडक्ट को बेचकर जो इकोनॉमिक बेनिफिट है, या इनिशियली हम इसको जब कम यूनिट्स के तौर पर प्रोड्यूस करेंगे, तो हमें इनिशियली ऑपरेटिंग लॉसेस फेस करने होंगे। तो क्या हम उन ऑपरेटिंग लॉसेस को आज डेवलपमेंट कॉस्ट का पार्ट बना दें? जवाब इसका नो है। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग स्टाफ टू ऑपरेट, ये तो सारे आइटम वो हैं जो IS 16 के अंदर भी क्या है, मेंशन है। यस और नो आप मुझे बताइए बेटा। अब ये वो एग्जाम्पल है जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसमें एक डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज होती है, और उसके ऊपर उसका रिकवेबल अमाउंट जो है वो उसके कैरिंग अमाउंट से क्या है, कम होता है। यानी कैरिंग अमाउंट ज्यादा होता है तो इम्पेयरमेंट लॉस वगैरह रिकग्नाइज किया गया। तो क्योंकि मैं एग्जाम्पल आपको करवा चुका हूँ ऑलरेडी, तो मुझे यहाँ से इसको रीड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप उसको रीड कर सकते हैं खुद से। अब एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये कौन सा है, पास एक्सपेंस शैल नॉट बी रिकग्नाइज्ड एज एन एसेट। अब दिमाग में ख्याल आता है, और ख्याल क्या आता है,
कि देखो हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को एक्सपेंस बना दिया इसलिए कि उस वक्त क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ था, लेकिन आज तो क्राइटेरिया पूरा हो गया ना, तो क्यों ना हम अब जो डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर हो रही है उसको तो कैपिटलाइज करें, लेकिन जो माजी में हमने एक्सपेंस चार्ज किया था रिसर्च और डेवलपमेंट के नाम से उसको भी रिवर्स करके हम क्या कर दें आज कैपिटलाइज करते, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो माजी में एक्सपेंस हो गया वो उसी वक्त को रिप्रेजेंट करता है जब आपका क्राइटेरिया पूरा नहीं था, तो वो एक्सपेंस आप रिवर्स करके एसेट नहीं बना सकते। Past expenses not to be recognized as an asset. Expenditure on intangible item that was initially recognized as an expense shall not be recognized as part of the cost of intangible asset at a later date. ठीक है जी। हाँ, एक चीज ध्यान में रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। पॉइंट नंबर 1, एक एसेट पहले कैपिटलाइज था, बाद में वो इम्पेयर हुआ, इम्पेयर होने के बाद वो रिकवर हो गया, तो उसकी इम्पेयरमेंट रिवर्स हो जाएगी, कोई इशू नहीं। मतलब इम्पेयरमेंट के लिए पहले एसेट होना जरूरी है, एसिड होगा तो इम्पेयर होगा, और अगर इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स होगा तो बिल्कुल आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। कुछ समझे बात? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर आपका डेवलपमेंट क्राइटेरिया बहुत पहले क्या कहते हैं मैच हो चुका था, लेकिन गलती से आपने डेवलपमेंट कॉस्ट को एक्सपेंस बना दिया, तो एरर है। एरर रेक्टिफाई हो सकता है, एरर रेक्टिफाई हो सकता है। ये मत कीजिएगा भाई कि आईएएस बोलता है कि पास एक्सपेंस नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। अगर आपने एरर की वजह से एक एसेट को एक्सपेंस बना दिया तो आप उसको रेक्टिफाई करके एसेट बना सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि जिस जिस वक्त आप उसको एसेट बनाना चाह रहे हैं उस वक्त वो क्राइटेरिया मीट करता हो। भाई समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जवाब दीजिए बेटा, आप सबको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा आपकी तरफ से मुझे। तो बेटा आप जो कुछ भी मैंने पढ़ाया ना बेटा, उसके बाद अब आपको ये सवालात करने की जरूरत है। आप ले लें जरा स्क्रीनशॉट वगैरह इन सवालात की। लिया स्क्रीनशॉट बेटा? बताइए। स्क्रीनशॉट लिया बेटा? ओके। अगले पेज पे देखे जरा, इसका रिमेनिंग पार्ट है और एक और सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको कहा था असल में 2 फेज नहीं है, 3 फेज है, रिसर्च फेज, डेवलपमेंट फेज एंड प्रोडक्शन फेज। ये भी ध्यान में रखिएगा। और प्रोडक्शन फेज में जो इंटेंजिबल एसेट डेवलप हुआ वो अमोर्टाइज होगा, खुद अमोर्टाइज होगा अगर उसकी यूजफुल लाइफ होगी। इस चीज को मद्देनजर रखिएगा आप। याद रहेगा बेटा सबको? अच्छा, अगला सवाल ये रहा, फोकस लिमिटेड के नाम से सवाल है, बल्कि इसको मैं फुल पेज पे ले आता हूँ। फोकस लिमिटेड जो है फुल पेज पे आ गया बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। सही है जनाब?
क्या उम्मीद की जाए आप सबसे? इस सवाल आप अटेम्प्ट करेंगे बेटा? क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे? ऐसी उम्मीद की जाए बेटा आप सबसे? रिस्पॉन्स दें बेटा। तो अगर आप सवालात कर लेते हैं तो फिर क्वेश्चन बैंक के सवाल बचेंगे, और इसमें एक आखिरी बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया बचेगा, वो है अमोर्टाइजेशन। ठीक है, और रीवैल्यूएशन के ऊपर बात करूंगा मैं, फिर ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा हमारा। अगर ये सवालात हो जाएं और फिर इसके बाद क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन हो जाएं, तो ये आपके सामने है बेटा। ठीक है बेटा, ओके। तो यहाँ तक स्टॉप करेंगे, इंशाल्लाह बाकी बात आपसे करेंगे अगली क्लास में। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।